देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों। हरियाणा में जारी वोट काउंटिंग के बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एएनआई से बात करते हुए बताया कि हम ज्ञापन पेश करके शिकायत कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे सवालों का जवाब दे, क्योंकि 11-12 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, लेकिन जो अपडेट किया गया है उसमें केवल 4 से 5 राउंड के नतीजों को दिखाया जा रहा है। ऐसा लोकसभा चुनाव में भी हुआ था। हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, वो प्रशासन पर दबाव ना बनाए। कांग्रेस नेता ने कहा कि हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब माइंड गेम है। हमें जनादेश मिलने वाला है, कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। उन्होंने एक्स पर फीस की जानकारी देते हुए लिखा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के रुझानों को अपडेट करने में असामान्य और अस्वीकार्य देरी पर चुनाव आयोग को मेरा पत्र। हरियाणा चुनाव के रुझानों पर भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वैसे तो हमें अंतिम नतीजों का इंतजार करना चाहिए, लेकिन जब जयराम रमेश ने यह कहना शुरू कर दिया है और चुनाव आयोग पर उंगली उठानी शुरू कर दी है, तो हमें यह मान लेना चाहिए कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। अब 12 बज चुके हैं और जिस तरह से रुझान स्थिर हो रहे हैं, मुझे लगता है कि हम निर्णायक जीत की ओर बढ़ रहे हैं। अब 12 बज चुके हैं और जिस तरह से रुझान स्थिर हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम निर्णायक जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं और कांग्रेस अपनी भावी हार की तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि चैनल अपने रिपोर्टर के आंकड़े नहीं बल्कि चुनाव आयोग के आंकड़े दिखा रहे हैं और चुनाव आयोग के आंकड़े 4 या 5वें राउंड के हैं, जबकि हमारे कंट्रोल रूम में 11 से 12 राउंड के आंकड़े आ चुके हैं। 4 राउंड के बाद विनेश फोगाट को पीछे दिखाया गया, लेकिन 9वें राउंड के बाद वो 5200 वोटों से आगे हैं। आंकड़ों में इस अंतर को लेकर हमारे महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर चुनाव आयोग से पूछा है कि क्या ये स्थानीय प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश है। हम चुनाव आयोग से इस पर तुरंत कार्रवाई करने और रुझानों को अपडेट करने की मांग कर रहे हैं। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान कहा कि सुबह 8:30 से 9 बजे पवन खेड़ा जलेबियां बांट रहे थे। 11 से 11:30 आते आते इनके प्रवक्ता चुनाव आयोग को गरियाने लगे। 12 बजे तक आते आते जयराम रमेश देश की संस्था पर सवाल उठाने लगे और 2 बजे तक देश की जनता के विवेक पर भी सवाल उठाने का काम कांग्रेस पार्टी जरूर करेगी, चाहे हरियाणा हो या जम्मू कश्मीर। जनता ने कांग्रेस पार्टी को एक संदेश साफ साफ दे दिया है कि पहलवान, जवान, नौजवान और किसान सभी पीएम मोदी का सम्मान करते हैं और राहुल गांधी की नफरत की दुकान है, और इसीलिए हरियाणा में जनता ने राहुल गांधी की मोहब्बत की तथाकथित दुकान को बंद कर दिया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में हरियाणा में हमारी तीसरी बार सरकार बन रही है। यह ऐतिहासिक विजय है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जारी वोटों की गिनती के बीच राज्य की बीजेपी सरकार में मंत्री और राज्य में पार्टी का बड़ा चेहरा माने जाने वाले अनिल विज ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि अनिल विज हरियाणा की अंबाला कैंट सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनिल विज से जब यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाईकमांड चाहेगी तो बिल्कुल बनेंगे, और जब उनसे ये पूछा गया कि क्या इस बार चुनाव में पहलवानों की नाराजगी का असर देखने को मिलेगा, इस पर उन्होंने कहा कि कुछ इलाकों में इसका असर हो सकता है, लेकिन पूरे राज्य में नहीं। आपको एक बार हरियाणा के रुझानों के बारे में बता दें कि मतगणना में भाजपा कांग्रेस से आगे दिख रही है। इन रुझानों के बीच कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया है कि नतीजे मुझे मालूम हैं, राज्य में उनकी ही पार्टी की सरकार बनेगी। आपको बता दें कि रुझानों में बीजेपी 46 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस को 37 सीटों पर बढ़त है। ये रुझान बुलेटिन बनाने के समय अनुसार बताए गए हैं। हरियाणा के लिए सामने आ रहे रुझानों के बीच आम आदमी पार्टी ने भी प्रतिक्रिया देते हुए पार्टी के लिए अच्छे परिणाम की उम्मीद जताई है। आप हरियाणा के अध्यक्ष सुशील कुमार गुप्ता ने कहा कि ये बहुत शुरुआती रुझान है। मुझे पूरा विश्वास है कि आम आदमी पार्टी को अच्छा वोट शेयर मिलेगा और पार्टी अपना खाता खोलेगी। हमने यह चुनाव विपरीत परिस्थितियों में लड़ा। शीर्ष नेताओं को जेल में डाल दिया गया। जब तक टिकट फाइनल नहीं हुए अरविंद केजरीवाल जेल में थे। हमें प्रचार के लिए समय मिला।
संसाधनों की कमी थी। इसके बावजूद हमने सकारात्मक राजनीति और बहुत बहादुरी के साथ चुनाव लड़ा है। मुझे हमारे लिए अच्छे परिणाम की उम्मीद है। हम निश्चित रूप से अपना खाता खोलेंगे। अब बात करें जम्मू कश्मीर के रुझानों की, तो चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 सीटें जीती हैं और अब तक 41 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस 7 सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा भाजपा 28 और पीडीपी 3 सीटों पर आगे है। इस बीच गठबंधन को बढ़त मिलने पर श्रीनगर में एनसी कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ मिलकर जश्न मना रहे हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में वोटों की गिनती के बीच अब ईवीएम पर भी बयान आने शुरू हो गए हैं। दरअसल भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि मुझे लगता है कि जनता चाहे जो नतीजे दे, यह बात स्पष्ट है कि यह ईवीएम भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की जीत है। मुझे उम्मीद है कि जो लोग एग्जिट पोल देखकर जश्न मना रहे थे, वह एग्जिट पोल देखकर ईवीएम को दोष नहीं देंगे। हरियाणा में 2 बार हमारी सरकार बन चुकी है और तीसरी बार बनने जा रही है। दोनों ही जगह भाजपा स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। यह दर्शाता है कि भाजपा के कार्यों पर किस तरह लोगों ने विश्वास जताया है। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता प्रारूप समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने कहा है कि कल मंगलवार को हुई 5 सदस्यीय ड्राफ्ट कमेटी की अंतिम बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर कमेटी ने अपनी अंतिम मुहर लगा दी है और अब यह ड्राफ्ट रिपोर्ट छापने के बाद समिति इसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि समाज का एक खास वर्ग हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना और मूर्तियों को तोड़ना अपना अधिकार समझता है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों से सख्ती से निपटा जाए। पीटीआई के एक रिपोर्ट के मुताबिक आधिकारिक बयान के अनुसार उन्होंने यह भी कहा कि अहिंसा परम धर्म है, लेकिन राष्ट्र, धर्म और निर्दोष लोगों की रक्षा के लिए यदि आवश्यक हो तो हिंसा भी उचित है। योगी आदित्यनाथ ने एक दुर्गा पूजा समारोह में अपने भाषण के दौरान यह टिप्पणी की। पश्चिम बंगाल में आंदोलनरत जूनियर डॉक्टरों ने सोमवार को लगातार तीसरे दिन अपना आमरण अनशन जारी रखा। गौरतलब है कि वे आरजीकर अस्पताल में अपने सहकर्मी के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं। वहीं इस बीच राज्य सरकार ने उनसे काम पर लौटने का आग्रह किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आंदोलनरत डॉक्टरों ने यह भी घोषणा की कि वे मंगलवार शाम को मध्य कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर से धर्मतला तक विरोध मार्च निकालेंगे। पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फोरम के एक सदस्य ने कहा कि कल हम राज्य भर के सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में सांकेतिक भूख हड़ताल भी करेंगे। इसमें विभिन्न डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। यह सुबह 9 बजे शुरू होगा और रात 9 बजे तक चलेगा। उन्होंने कहा कि हम कोलकाता में एक रैली भी निकालेंगे। ईडी ने पीएमएलए के तहत एक जांच के संबंध में मणिपुर कांग्रेस के अध्यक्ष कैशम मेघचंद्र को समन किया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि मुझे आज समन पत्र मिला है। मैं वास्तव में भ्रमित हूँ कि मुझे ईडी ने क्यों और कैसे बुलाया है। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने सोमवार को कहा कि वह और उनके समर्थक लद्दाख भवन में तब तक डटे रहेंगे जब तक अधिकारी उन्हें यह नहीं बता देते कि वे देश के शीर्ष नेतृत्व से कब मिल पाएंगे। उन्होंने कहा कि संविधान की 6ठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल करने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी कोई असामान्य मांग नहीं कर रहे हैं और वे सत्तारूढ़ भाजपा को उसके चुनावी वादे की याद दिलाने के लिए यहां आए हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।